नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स +2 बाय सुरेश सर। बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में आप लगे होंगे और आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए आज मैं सेल्फ टेस्ट का जो मेरा सेट चल रहा है वो है सेट नंबर 10। 10वां सेट लेकर के आए हम। इसके पहले मेरा 9 सेट आ चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लेंगे। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हम अभी पढ़ाने के लिए भी आएंगे आपके साथ, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील हो रहा है उसके टॉपिक्स को लेकर के, ताकि एक बार मेरे टॉपिक्स को आप पढ़ लें तो उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आएगा आप बेहिचक सोल्व कर सकते हैं। ब्रांच को हमने 2 भाग में बांट दिया है। जनरल स्टडीज़ के 2 ब्रांच को 2 भाग बांट दिया हमने, एक जनरल साइंस और एक जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का जो मेरा आएगा जीके का वीडियो, उसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए हम सेपरेट कर दिए हैं। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। आइए देखते हैं। हमने यहाँ दिया है सेट नंबर 10 बीपीएससी बिहार शिक्षक परीक्षा 2023 7th फेज में जो होने वाला है। आप कॉपी लीजिए और कलम लीजिए और सेल्फ टेस्ट देते जाइए। देखिए कितना गहराई में आप हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, जो जीव अपना भोजन संश्लेषित करता है कहलाता है। जो अपना भोजन सिंथेसाइज करता है क्या कहलाता है? स्वपोषी, परपोषी, प्राणी संभोजी, परजीवी। सेल्फ जो जीव अपना भोजन संश्लेषित करता है उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, परपोषी कहते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं, परजीवी कहते हैं। इसमें से आप एक चिन्ह लगाइए जो पढ़े हैं, और उसके बाद जो सही है वो है अपना भोजन स्वयं है, इसलिए ये है स्वपोषी। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। किसानों का परम सहायक होता है फीता कृमि, चिपटा कृमि, केंचुआ, रेत कृमि। कभी कभी ये क्वेश्चन और आया था, किसानों का मित्र कौन सा कृमि होता है? फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ दिया हुआ है 4 ऑप्शन, फीता कृमि, चिपटा कृमि, केंचुआ, रेत कृमि। आप इसमें क्या मारते हैं? एक सही चिन्ह लगा लीजिए। और आप जानते हैं कि केंचुआ जो होता है जमीन के मिट्टी को भुरभुरा करता है ऊपर से नीचे ला करके, इसलिए वो बहुत बड़ा मित्र होता है किसान का, इसलिए दैट विल बी सही आंसर सी, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया। किस वृक्ष की छाल से कुनेन बनता है? किस वृक्ष की छाल से कुनेन बनता है? नीम, सागौन, पीपल, सिनकोना। ये बहुत बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप नीम, सागौन, पीपल, सिनकोना, आप एक चिन्ह मारिए। क्या मारते हैं? कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप एकदम बिल्कुल करिए और इसका सही ऑप्शन आएगा डी, सिनकोना। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेचिश पैदा करने वाले अमीबा का क्या नाम है? पेचिश आप देखते हैं वो लैट्रिन, मतलब क्या कर सकते हैं उसको, लैट्रिन से रिलेटेड होता है, पतला पैखाना होगा तो रहेगा, और फिर आपको उसमें पेचिश टाइप का लाल सफ़ेद का होता है। वो कौन सा अमीबा है? अमीबा के कारण होता है वो। तो नाम दिया, देखिए, अमीबा प्रोटियस, एंटा अमीबा हिस्टोरिका, एंटा अमीबा जिंजीवेलस, एंटा अमीबा ना, कौन सा होगा? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है बी, एंटा अमीबा हिस्टोरिका के कारण पेचिश की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन है? सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस, देवदार, चीड़, सिकोया। यूकेलिप्टस, देवदार, चीड़, सिकोया, सबसे ऊंचा वृक्ष कौन है? क्या लगाया आपने? सही इसका आंसर है सिकोया। यह अमेरिका में होता है, लगभग 350 फीट ऊंचा रहता है, यहाँ तक भी पहुंच सकता है वृक्ष। सोचिए कितना लंबा वृक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मलेरिया, मधुमेह, घेघा, बेरीबेरी। इंसुलिन शुगर से रिलेटेड है, आप जानते हैं इसको। मलेरिया, मधुमेह, घेघा, बेरीबेरी, कौन सा बीमारी होगा? तो आप सही मार दिए होंगे इसको बेहिचक, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 9, 10, 19, 18। क्या मानिएगा? सोचिए, सब छोटा छोटा सवाल है। ये सब प्रॉब्लम्स खाली फॉर्मूला याद रख के तुरंत बनेगा। एक के परमाणु है
जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है और 10 ठो न्यूट्रॉन है। तो कह रहा है उसका मास नंबर कितना होगा, द्रव्यमान संख्या कितना होगा, वो आपको बताना है, मास नंबर। तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला याद है, बोलिए, तभी आप बता देंगे। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला आपको बताए थे हम। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। द्रव्यमान संख्या बराबर P प्लस N, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ जो होता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है, और प्रोटॉन की संख्या जो होता है वो परमाणु संख्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन यहाँ दिया हुआ कितना, प्रोटॉन दिया हुआ है 9 और न्यूट्रॉन दिया हुआ 10, इसलिए 9 प्लस 10 दैट इज 19। ये इसका सही ऑप्शन होगा, और हमको उम्मीद है आपने भी सही लगाया होगा भाई। ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बनाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, एक परमाणु के न्यूक्लियस में कौन कौन से कण रहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक परमाणु के न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में दूसरा नाभिक भी बोलते हैं, कौन से कण रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें से कोई नहीं। क्या लगाया आपने चिन्ह, बताइए। परमाणु के न्यूक्लियस में मतलब नाभिक में कौन कौन से कण रहते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें कौन सा आपने चिन्ह लगाया। आप जानते हैं, देखिए ये परमाणु है और इसके अंदर छोटा सा ये न्यूक्लियस है, इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, या हिंदी में फिर दूसरा नाम इसको नाभिक कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन सेटर जो किया है, न्यूक्लियस को हिंदी में भी न्यूक्लियस लिख दिया है। तो यहाँ पे रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चूंकि ये धन आवेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए नहीं रह सकता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहता है। ये तो इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन दिया था परमाणु में कितने कण होते हैं, तो परमाणु में कितने कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेंगे। लेकिन न्यूक्लियस में कुल कितने कण होंगे, 2 ही कण होगा, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए कहाँ पर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी। हमको उम्मीद है आपने सही लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक लाल फूल को हरे कांच में देखने पर किस प्रकार दिखाई पड़ेगा। एक रेड कलर का फ्लावर है और उसको ग्रीन ग्लास में अगर आप ग्रीन ग्लास से अगर देखते हैं, ग्रीन ग्लास में अगर देखते हैं तो आपको वो किस प्रकार दिखाई पड़ेगा, लाल दिखाई पड़ेगा, हरा दिखाई पड़ेगा, पीला दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा। बोलिए क्या आपने मारा। तो जो कलर रिफ्लेक्ट होकर के आपके आंख पर आएगी उसी कलर को आप देख पाएंगे। तो हम देख रहे हैं किससे, हरा ग्लास से। हरा ग्लास में रेड कलर है नहीं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ेगा, अवशोषित हो जाएगा, दैट इज काला, ब्लैक दिखाई पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि वायुमंडल नहीं होता तो धरती का तापमान क्या होता। हवा, अगर वायुमंडल यहाँ पर है, अगर वो नहीं रहता तो धरती का टेम्परेचर क्या होता। 4 ऑप्शन दिया है, बढ़ जाता, घट जाता, 0 डिग्री सेल्सियस होता, वही रहता जो अभी है। जब एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो क्या होता। कहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है बताइए तो, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। तो जानते हैं चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा का टेम्परेचर दिन में हो जाता है 127 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर है। कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, रात में घट करके -127 हो जाता है। तो अगर पृथ्वी पर टेम्परेचर नहीं रहता, सॉरी पृथ्वी पर अगर वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिकाओं में ऊर्जा कहाँ संचित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोशिका में, सेल में एनर्जी कहाँ स्टोर करता है, एएमपी, एडीपी, एटीपी, सभी में। बोलिए, एएमपी, एडीपी, एटीपी, सभी में। क्या चिन्ह मारे आप याद रखेंगे, एटीपी, इट इज कॉल्ड पावर हाउस, पावर हाउस उसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 20 मिनट्स है, हाफ लाइफ जिसको कहते हैं। इसके 1 ग्राम की मात्रा को 0.25 ग्राम तक घटने में कितना मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन है 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट। हाफ लाइफ क्या होता है, जितना अमाउंट है उसका आधा हो जाना, ठीक है। तो आपने क्या मारा, 30 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट है। तो कितना आपने सही लगाया, उसको कौन सा चिन्ह लगाया। आप देखिए इसको क्या एक्सप्लेनेशन होगा। कितना दिया हुआ है अमाउंट, क्वांटिटी कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम का आधा कितना होगा 0.5 ग्राम।
तो 1 ग्राम से 0.5 ग्राम होने में उसको समय लगेगा 20 मिनट। अब फिर 0.5 ग्राम से 0.25 ग्राम होने में लगेगा 20 मिनट। तो 1 ग्राम की मात्रा को 0.25 ग्राम होने में घटने में कितना समय लगेगा? 20 और 20 40 मिनट। तो ऑप्शन है 30, 40, 60, 10। तो आपने क्या मारा था, मिलाइए उसको, इसलिए करेक्ट आंसर होगा बी, 40 मिनट लग जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, हेनरी बैकुरल, रदरफोर्ड। रेडियो सक्रियता क्या आप जानते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे अल्फा बीटा गामा किरण हमेशा बाहर निकलते रहती है, जिस पर टेम्परेचर प्रेशर इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस घटना का खोज सबसे पहले किसने किया था? किसने मारा? किसमें आप चिन्ह लगाए? अब सही आंसर है इसका हेनरी बैकुरल। इसलिए रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाले अल्फा बीटा गामा किरण को कभी कभी बैकुरल किरणें भी कहा जाता है, अब याद रखिएगा। 14 बीटा किरण क्या है? वही तो बताया आपको। देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ के न्यूक्लियस से निकलता है अल्फा बीटा गामा, आपको हम नाम बता दिए थे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया आपको, बीटा किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, अनावेशित कण है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले कण है, या रेडियो धर्मी पदार्थ के नाभिक से उत्सर्जित कण है। तो हमने आपको क्या बताया? रेडियो सक्रियता में उसके नाभिक से अल्फा बीटा गामा किरण निकलती रहती है, तो ये बीटा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सोच के बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक घर में लगे दो बल्बों में, दो ठो बल्ब लगा हुआ है एक घर में। एक बल्ब यहाँ पे एक बल्ब कम और दूसरा अधिक रोशनी देता है, मतलब एक बल्ब कम लाइट कर रहा है और दूसरा बल्ब अधिक लाइट दे रहा है। तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? रेसिस्टेंस किस बल्ब का अधिक होगा? कम रोशनी वाले का, अधिक रोशनी वाले का, दोनों का समान रहेगा, इसमें से कोई नहीं। तो जो बल्ब जलता है तो क्या मिलता है हमको? हीट, लाइट से रोशनी मिल रहा है। तो आप हीट का फॉर्मूला जानते हैं, H बराबर I स्क्वायर RT, मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा वही ज़्यादा लाइट करेगा, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वही ज़्यादा लाइट करेगा। तो किसका आंसर आ जाएगा आपको? जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है। प्रतिरोध ज़्यादा है तो किसका, मतलब यहाँ क्या ऑप्शन है? देखिए, कम रोशनी वाले बल्ब का, अधिक रोशनी वाले बल्ब का, दोनों का समान रहेगा, इसलिए अधिक रोशनी जो दे रहा है बल्ब, उसका मतलब उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 आइए, अस्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कॉपर का, लोहा का, इस्पात का, एल्युमिनियम का। तो परमानेंट मैग्नेट इस्पात की सहायता से बनाया जाता है, और आजकल मॉडर्न टेक्निक बहुत सारा आएगा। इस्पात हो गया स्टील, कोबाल्ट एंड निकेल का बना होता है। उसके बाद अल्निको, एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, टिकोफेरल, ये सब एलॉय है जिसकी सहायता से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से आपको चूज करना है, यहाँ पे इस्पात होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आइए देखिए, शुद्ध सिलिकॉन क्या होता है? प्योर सिलिकॉन क्या होता है? संवाहक, अर्धसंवाहक, विद्युत रोधी, उपरोक्त सभी। संवाहक के जगह पर इसको हम लोग यूज करते हैं चालक, इसको दूसरी भाषा भी हो सकता है चालक। ये हो गया अर्धचालक, अर्धचालक मतलब दूसरा शब्द हम यूज करके आपको बता रहे हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, अब विद्युत रोधी क्या हो गया? बैड कंडक्टर। उपरोक्त सभी में से तो प्योर सिलिकॉन क्या होता है? प्योर सिलिकॉन बीच का होता है, चालक और कुचालक के बीच का, अर्धचालक। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा इसका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सोलर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? सोलर सेल जब लगाते हैं, सोलर प्लेट वगैरह लगाता है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? सिलिकॉन, टिन, लोहा, एल्युमिनियम। तो ये सब तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये सिलिकॉन आता है। जल की कठोरता किस विधि से मापी जाती है? जल जो होता है दो प्रकार का होता है, कठोर जल, मृदु जल, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। तो
कितना हार्डनेस है उसमें, उसको कैसे मापते हैं, उसको लोग टाइट्रेशन से मापते हैं। टाइट्रेशन विधि होती है, और टाइट्रेशन में क्या मिलाया जाता है उसमें मिलाया जाता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसलिए इसका ऑप्शन यही होगा, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, वाटर में मिला करके और तब उसका टाइट्रेशन किया जाता है, और तब कितना हार्डनेस है उसका उसमें मेजर किया जाता है, इसलिए उसका ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत पुराना क्वेश्चन है। एक ऊंची क्षमता के बिजली के तार पर एक पक्षी बैठता है तो क्या होगा? वह तुरंत मर जाता है, वह अप्रभावित रहता है, उसे हल्का झटका लगता है, उसे जानलेवा झटका लगता है। तो आप जानते हैं, बहुत से आप देखते हैं हमेशा तार पर चिड़िया बैठी रहती है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव उसके एक साथ नहीं मिलता है, इसलिए वो अप्रभावित रहता है। चलिए, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। चलिए, थैंक यू।